ठीक है। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, इट इज proportional to what, Z effective and inversely proportional to shielding constant। बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर शील्डिंग अच्छी होगी तो आपका EN वैल्यू कम हो जाएगा, है ना, ऐसे होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक रेडियस एंड प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मैं जब तुम्हें नोट्स बनाने कह रहा हूं तो मैं नोट्स ऐसे बनाने कह रहा हूं तुम लोग को। जब तुम खुद से नोट्स बनाते हो तो हमेशा नोट्स शॉर्ट में बनाओगे, रफ नोट्स होते हैं, एक बार जब लिखते हो तुम्हें वो बेटर याद रहता है, ठीक है। चलो, अब ये चीज नॉर्मली हम लोग को पता होती है। एक चीज और होती है where En is actually depending upon the chemical environment, where the En is depending upon the chemical environment। मतलब जो आपका सेंट्रल एटम है हम उसको नहीं देख रहे हैं, जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है हम उसको देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपका En कम है ज्यादा है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूं कि CF3 और NF3 या CF3 या NH3, मुझे इन्हें कंपेयर करना है एज अ मॉलिक्यूल विच इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ En, तब आप यूज करते हो ये कंसेप्ट केमिकल एनवायरनमेंट का। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बनाते हैं हम लोग छोटा सा ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं छोटा सा ग्राफ, छोटा तो नहीं है वैसे, थोड़ा बड़ा ही है। यहां पे लिखो ये कार्बन के लिए है sp3, ऑन वाई एक्सिस यू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहाँ पर है CsP3, सी मतलब कार्बन आपके पास, ना ऐसे कार्बन मतलब कोई भी कंपाउंड जो होगा कार्बन का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो यह आपका कार्बन होगा sp2, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास नाइट्रोजन का होगा sp3, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास कार्बन का आपके पास होगा sp, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास नाइट्रोजन का sp2, फिर आपके पास इधर ऊपर आएगा एक ऑक्सीजन का sp3, फिर यहाँ पर आपके पास आएगा नाइट्रोजन का sp, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास ऑक्सीजन का sp2 और ऊपर आएगा फ्लोरीन। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। पहली चीज, इस ग्राफ को मुझे कैसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन इस सेंस में है कि जो सबसे लोएस्ट वाले हैं दे हैव लेस वैल्यू ऑफ En, जो ऊपर वाले हैं दे हैव हाई वैल्यू ऑफ En। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन यहां से ये निकल के आती है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, जो sp2 sp3 है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें जो आपका नाइट्रोजन है या आपका कार्बन है इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करते हो, ठीक है। वैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास sp है sp2 sp3 है, तो आप क्या बोलते हो, सर sp हाइयर फिर sp2 बीच में और लास्ट में sp3 होता है बिकॉज ऑफ दी s कैरेक्टर। लेकिन अब यहां पर तुम देख रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक मेरे पास कार्बन है sp3, यहां पर देखो एक मेरे पास कार्बन sp है और एक तरफ n sp2 है, अलग हो गया ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं sp sp2 sp3, यहां पर क्या हो गया, एक तरफ कार्बन sp है और उसके ऊपर क्या है नाइट्रोजन को sp2 है, विच मींस यहां पर आप देख रहे हो कि केमिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है, ये बताने के लिए कि जो आपका En वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। रेडमी आवाज आ रही है, सिमरन तुम ही हो ना रेडमी में, नहीं आ रही आवाज, ठीक है। चलो, अब यहां पर फॉर एग्जांपल ना इसको देखते हैं कि यहां पे देखते हैं कि एग्जांपल किसे आता है। मान लो मेरे साथ है कार्बन H H H, ठीक है, नाइट्रोजन H H और यहाँ पर एक लोन पेयर है ये बना रखा है। अगर मैं पूछता हूं कि इन दोनों में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सिंपल है, बोथ आर, यहाँ की बात करता हूं मैं, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं sp3 है
ये भी क्या आपका sp3 है। मान लो अमोनिया है, एक अमोनिया है, क्या आपका मीथेन है मान लो। अब दोनों sp3 हैं। अब अगर पूछो कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किस बेस में डिसाइड करोगे आपके पास? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप देखते हो कि क्योंकि मेरा सेंट्रल एटम यहाँ पे अलग है, एक तरफ मेरे पास कार्बन है, एक तरफ मेरे पास क्या है, आई हैव नाइट्रोजन। तो आराम से आप बोल सकते हो कि जो आपका फर्स्ट केस है, यहां पर आप देखोगे कि आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फ्रॉम दी ग्राफ ऑल्सो NsP3 एंड CsP3 देखो फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सेम चीज मैं करता हूं, यहां पे देखो F F और F, यहां पर देखो NH H और H और लोन पेयर। अब अगेन दोनों sp3 हैं, एक आपके पास CF3H मॉलिक्यूल होगा, दैट इज आल्सो sp3, एक आपके पास अमोनिया है, दैट इज आल्सो sp3। बट नाउ अब क्या होगा En का वैल्यू, आपका ट्रेंड उल्टा हो गया। नाउ व्हाई? बिकॉज जो आपका फ्लोरीन है, यहां पर जो आपका फ्लोरीन है, इट इज एक्टिंग एज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ हायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन योर कार्बन, मेकिंग इट अ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, मेकिंग इट अ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगेन यहां पर देखोगे कि पहले केस में sp3 था तो वो बन गया, दूसरे केस में अगेन इट हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन बट वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखो, अगर मैं सेम यहां पर करता हूं, मेरे पास इधर आता है, अगेन देखो यहां पर F F और F। अब यहां पर आ गया मेरे पास एक F और एक F, और ये आपका लोन पेयर। अब अगेन क्या बोलोगे? नाउ बिकॉज बोथ हैव द सेम साइड एटम दैट इज फ्लोरीन। अब फिर चेक करोगे आपका कि कार्बन क्या है, N क्या है, फिर से आपका ट्रेंड चेंज हो गया, समझ रहा है शाहीन? ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे साइड एटम ये सब चीजें आपका डिसाइड कर पा रही है। और इस पे नेट में एक बार क्वेश्चन किस साल में आया था, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि नॉर्मली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हो। दो तीन फॉर्मूले होते हैं, वो एक बार देखते हैं फटाफट से, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आपका अबाउट योर पॉलिंग स्केल की। जब बात करते हैं कि नॉर्मली जो आप टेबल देखते हो ना आपके बुक्स में कि जिसकी 3 वैल्यू 4 वैल्यू, दैट इज नॉर्मली योर पॉलिंग स्केल वैल्यूज। अब कैसे निकालते हैं और इस पे क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास एक रिएक्शन है AA दैट इज A2 प्लस BB B2 गिविंग AB, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर ये अज्यूम करते हैं कि जो आपकी EN वैल्यू है, EN वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन योर EN वैल्यू ऑफ B। वैल्यू मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन में आपको एक ही गिवन होगी, एक ही आपको निकालनी होगी इस केस में। तो आप इसमें कैसे निकालते हो? फॉर्मूला क्या होता है? मॉड काई, काई बोलते हैं जब आप ये लिखते हो, इट इज कॉल्ड काई, ठीक है। काई मतलब क्या होता है? ये होता है काई, ठीक है। एक्स ए माइनस एक्स बी, इसमें से आपको एक गिवन होगी वैल्यू, इज इक्वल टू आपके पास बनता है, ये क्या आया था आपके पास? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। ये कैसे निकालते हैं बता दूंगा अभी। ये क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, इसे कहते हैं, ठीक है। डेल्टा कैसे निकालते हो? डेल्टा निकालते हो आप, डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल, ये आपको गिवन होगा। आपको यहां पर ध्यान जो देना है वो क्या है कि जो आपकी एनर्जी है वो किस में दे रखी है, जूल्स में, ईवी में, या कैलोरीज में दे रखी है, किस में दे रखी है, आपको वो देखना है बस उसके। माइनस एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी ऑफ बीबी मॉलिक्यूल ओवर 2, ये आपका डेल्टा होता है। और ये वैल्यू फिर आप पहले आप ये निकालते हो, फिर यहाँ पुट करते हो, आपका आंसर आता है। ये आप कब करोगे? जब आपका जो यूनिट्स है वो दे रखी है आपको ईवी में, इसमें दे रखी है, दे रखी है आपको ईवी में। इन केस अगर आपको दे रखा है किलो जूल में या किलो कैलोरी में, तब आप निकालते हो, लिखो एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.102, ठीक है। तो दे रखा है आपको किलो जूल पर मोल में,
और अगर दे रखा है किलो कैलोरी पर मोल में तो होगा 0.208 डेल्टा किलो कैलोरी पर मोल में। आपको ये बात याद रहे कि 1 EV इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल एंड 23.08 किलो कैलोरी पर मोल। 1 EV इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल एंड 23.08 किलो कैलोरी पर मोल। बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका नेट के अंदर इसके ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है क्योंकि कैलकुलेटर आपको मिलता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लिख लिया? अगर लिख लिया है तो अब यहां पर क्या करो, एक क्वेश्चन करो। लिख लो मामला। ई है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ए मतलब A2 को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आपको लग रही है। ये AB का है, ये AB का, ये A का, ये BB का। अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये आपका हो गया E A2 का, ये हो गया आपका E B2 का, ये आपका हो गया E AB का, ठीक है। अमन जी ठीक है? ऑनलाइन ठीक है? इंद्र भी ठीक है? यस सर। ठीक है। समझा नहीं मैं, कौन सी वाली? कुछ नहीं है, मेरे को ईवी दे रखा है ना। अब मुझे मालूम है कि मेरे पास 1 EV क्या होता है। 1 EV इज इक्वल टू व्हाट? 96.5 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा है, इसको डिवाइड करोगे इस वैल्यू से, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक मैथ है। जब डिवाइड करोगे अंडर रूट में आएगा वो, फिर कुछ वैल्यू निकल के आएगी बाहर, वो वैल्यूज तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, मतलब तो बस चीज ऐसे ऑटोमेटिकली है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं करने की। चलो अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सुनो। उसने पूछा है कि निकालो काई ऑफ क्लोरीन। अगर आपको दे रखी एनर्जी फॉर Cl2 इज 242, फॉर F2 इज 158, फॉर ClF इट इज 255 और आपको x काई ऑफ F दे रखा है 4। निकालो काई ऑफ क्लोरीन। और जो आपको वैल्यूज दे रखी है एनर्जी की, दे आर इन किलो जूल पर मोल, लेकिन आप तीनों में निकालो। चलो कैलकुलेट दी आंसर यूजिंग ऑल द 3 फॉर्मूलाज। ट्राई करो, आना सेम ही है क्योंकि काई चेंज नहीं होने वाला है, बट एक बार ट्राई करके देखो कि कैसे हो रहा है। 242 किलो जूल पर मोल में दे रखी है, आपको निकालना है काई ऑफ क्लोरीन। चलो ट्राई करो जरा इसको एक बार और देखो क्या आंसर आता तुम्हारा। यू कैन यूज कैलकुलेटर, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। वैसे चलो कर लो। 242 प्लस 158 कितना होता है? 400। 400 ओवर 2 200। 255 माइनस 255 एंड 55 का अंडर कितना होगा? ऑलमोस्ट ये आपका करीब होगा 7.5 7.4 7.5 करीब होगा। तो 7.5 देखो कितना आ रहा है, तो जब तुम माइनस करोगे 4 से तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट के कुछ करीब आएगा, 3.3.2 ऐसे आएगा। चेक कर लो आंसर क्या है, आएगी वैल्यू? पॉसिबल नहीं, गलत किया तुमने, पर चेक करो। डेल की गलती निकाली तुमने। हाँ कितना आंसर आया शाहीन? टू 42 चार चार। तुम्हें क्या दिख रहा है? इतना बेकार लिखा नहीं मैंने, अच्छा पैरा बनाया मैंने, देखो 4, ये देखो 4 3.2 करीब। यस कितना आ गया आंसर? 3.2 करीब आ रहा है, ठीक है इसका आंसर। चलो सबका आंसर आ जाएगा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं,
इतना कुछ इससे मुश्किल है नहीं, सिंपल चीजें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास स्केल बनता है मुलिकन स्केल। नेक्स्ट आपके पास जो स्केल बनता है दैट इज योर मुलिकन स्केल, दैट इज योर मुलिकन स्केल। इसमें हम कैसे निकालते हैं आपकी ई एन वैल्यू? बहुत सिंपल है, ई एन इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए ओवर 2। और ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला जब आपको दे रखी है ईवी की वैल्यू। अब अगेन अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना है किलो कैलोरी या किलो जूल में, तो कुछ नहीं करना आपने इसमें। सपोज आपको करना है कैलकुलेट इन योर किलो जूल पर मोल में, आपने क्या करना है 2 इंटू 96.5 कर दोगे जब निकालनी है आपने किलो जूल पर मोल में। फिर या अगर निकालनी है आपको किलो कैलोरी पर मोल में, तो क्या करोगे आई ई प्लस ई ए कर दोगे ओवर 2 इंटू 23.08 से जब निकालनी है आपको किलो कैलोरी पर मोल। कुछ नहीं करना आपको। और जब आप कंपेयर करते हो, व्हेन यू कंपेयर दी वैल्यू ऑफ मोलिकन एंड पॉलिंग, तो पॉलिंग में और मोलिकन में रिलेशन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली इक्वल टू पॉलिंग को होल्ड कर दिया, द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is equal to मोलिकन over 2.8। ठीक है, दैट क्वेश्चन आना होगा तो यहां से आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल मामला है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज जो हमें पढ़नी है वो मैं तो बताता हूँ अभी। चलो ये हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है ऑलरेड रॉको स्केल। ये तुम बताया था मैंने, ऑलरेड रॉको स्केल, ऑलरेड रॉको स्केल। ये कैसे निकालते हो इस केस में? यू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऑफ एनी एटम। फॉर्मूला क्या है? 3.359 ओवर आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव प्लस 0.744। नाउ दिस जेड इफेक्टिव इज फॉर एनी एटम इज ऑफ पेरिफेरी। याद है ना हमने क्या किया था इसका? इट इज ऑफ पेरीफेरी। और आज जो होता है आपका होता है आर्मस्ट्रांग में। एक गलती मत कर देना, मान लो उसने जो आपको आर दे रखा है वो दे रखा है आपको किसी और यूनिट में, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे आर्मस्ट्रांग में। पहली बात तो ये करना आपने। और आपको जो z निकालना है दैट इज ऑफ पेरिफेरी, जो आपको z निकालना है दैट इज ऑफ पेरिफेरी। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक एटम ए है हैविंग एटॉमिक नंबर 6 और आपको उसका आर ए दे रखा है दैट इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताना है कि इस एटम का व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई एन। करो, निकालो। आपको दे रखा है एक एटम है हैविंग एटॉमिक नंबर 6 और जो रेडियाई है दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम। चलो करो। कहां चले गए तुम? इतना पीछे कहां जा रहे हो? चेक करने के लिए कैसे करते हैं? अगर तुम लोग को यही वैल्यू याद नहीं हो रही है तो कोऑर्डिनेशन ओएम से कैसे करोगे फिर? उसमें लगने हैं 20-20 लेक्चर। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है एस में, अगर मुझे एस के लिए निकालना है तो फर्स्ट 0.35, फिर 0.85, फिर 1। अगर डी एफ की बात चल रही है तो इट इज 0.35 एंड 1। खत्म। बोलो आगे आंसर। शाहीन क्या आंसर है?
ऑफ है, ठीक है, याद रखना है ये वाली बात। 0.87 रेडमी बोल रही है 0.87। क्या आंसर आ रहा है? 0.75। तुम लोग इतना आंसर वेरी कर देते हो यार। 0.75 बोल रहा दिव्यांश, 0.87 बोल रही है सिमरन। शाहीन तुम क्या बोलती हो? शाहीन भी बोल रही है, तो यहाँ पे दो बेट हो चुकी हैं, एक दिव्यांश का आंसर है, एक शाहीन का आंसर है। हाँ मुस्कान, अरे ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये तो पूछ नहीं रहा एग्जाम में, तो मैं ऐसे टाइम पे करा रहा हूँ कि तुम लोग को, ये तो ऐसा है कि तुमको वैसे ही आना चाहिए, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, कोई तुम्हें पढ़ाया ना पढ़ा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि तुमको आनी चाहिए बस। अब देखो चलो कोई बात, अगर मान लो मेरे पास पेरिफेरी है तो मेरे पास 1s2 2s2 एंड 2p2 है मेरे पास। ये है nth शेल। उसने क्या बोला, वो बात कर रहा है पेरिफेरी की बात करता है, इस केस में बात करें पेरिफेरी की, तो 4 इंटू 0.35 प्लस 2 कितना आएगा ये 1.4 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 3.4 सिग्मा 0.8 से भी करूंगा है? अरे ये तो एनएच शेल है ना, 2 और 2 एनएच तो है ये। जब डीएफ की बात आती है तब उस केस में मैं सिर्फ ए को करता हूं, एनडी वाले को एनएफ वाले को, उसके जो अलावा जो होंगे भले एन सेम हो सकता है लेकिन आई टेक इट एज 1। यहां पर एनएफ सेम है 2 2, और मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर रखना नहीं है इस केस में, तो 4 इंटू 0.35 दैट इज 1.4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3.4। हाँ तो अच्छा 2 इंटू 0.85, 2 इंटू 0.85, ये ठीक है। कितना हो गया 1.7 प्लस 1.4, अब कितना हो गया 3.1, ठीक है। अरे वो ये लोग भी ना यार, ये nth शेल हो गई, ये हो गई n-1 बस, n-2 में आता है 1। हाँ बोल। हाँ 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 जब हम लोग निकालते हैं नॉर्मली जेड इफेक्टिव, तब मैं एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता हूं और उसको बाहर देता हूं। जब बात करता हूं पेरिफेरी की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन कहीं एक्स्ट्रा कहीं पड़ा होगा बाहर, उसके कर रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको शील्ड कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलता तो मैं बोलता 3 इंटू 0.35 करता, अगर नॉर्मली बोलता मैं विदाउट पेरिफेरी बोलता मैं इस केस में, सपोज वो पूछ रहा है जो, मैं बोलता 3 इंटू 0.35 बोलता, ठीक है। हाँ शाहीन क्या आंसर आ गया? तो कितना है यहाँ से 1.4 एंड 1.7, 3.1 माइनस 6 कितना होता है 2.9 आ गया। करो फिर, ये आपका R10 है, 10 का स्क्वायर कर दोगे कितना 100 आ जाएगा, कितना आंसर आएगा चेक करो उसके आंसर। 0.754 0.75 आ रहा है सबका आंसर। तुम्हारा कितना आ रहा है मंजीत? कर रही हूँ सर, आराम से करो, बहुत वक्त तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। अगले महीने नेट का एग्जाम है तुम लोगों के लिए, एक कोर्स तो 3 महीने का है इन लोगों के लिए, तुम्हारा कोर्स 1 महीने का मान के चलो बस। अगर नेट या तो क्लियर होता है तो अच्छी बात है, अगर 80 नंबर से कम आए तुम लोगों के, फिर देखना हमारा भी पढ़ रखा तुमने, ठीक है पेंसिल में आ गया आंसर, मतलब आ रहा है 0.754 आंसर आ रहा है, तो चेक कर लेना, ठीक है इसका आंसर। चलो अब इसके बाद कुछ हम बातें देखेंगे रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन ऑफ आई, और उसमें एक क्वेश्चन हम कल कर रहे थे शायद से, ठीक है, वो क्वेश्चन आज करा दूंगा मैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आई की बात करते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अगेन यहां पर हम चेक करेंगे, मान लो आप जब भी आई कंपेयर करते हो
आप कैसे करते हो, NO, फॉस्फोरस, क्लोरीन, F, ऐसे करते हो। बट अगर आपको मैं कहूं कंपेयर करने के लिए N2, TO, O2, O, इनके बीच में, तो तब हम लोग कंसेप्ट क्या यूज करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, पहले ये देखो, पहले केस में ये हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, अगर मेरे पास जो आई वैल्यू है फॉर द हायर ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर मैं उसको माइनस करता हूं विद द लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वैल्यू, और अगर ये वैल्यू डिफरेंस आपका 17 EV से ज्यादा आए, ये एप्लीकेशन कहां पर करूंगा इस्तेमाल बताऊंगा अभी। अगर ये ऐसी वैल्यू आपकी 17 EV से ऊपर आती है, तो उस एटम का, जो भी एटम मान लो A है, उस एक पर्टिकुलर एटम का आपका जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, जो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास सोडियम है, मान लो मेरे पास सोडियम है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, सोडियम +1 बन गया, मैंने एक और निकाल दिया, क्या बन गया, Na+2 बन गया। अब ये आपका I1 है, या ये आपका मान लो IN है, सपोज अभी मान लो IN है, और ये क्या होगा आपको, ये आपका I, इट इज N+1, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो I1 है, दैट इज I2। ठीक है, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किस चीज का, इस वैल्यू का डिफरेंस और इसका डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस होगा दैट विल बी मोर देन 17 EV। एंड दिस, यहां से आप ये इंटरप्रेट करते हो, यहां से आप ये इंटरप्रेट करते हो कि आपका सोडियम जो है वो सोडियम प्लस में ज्यादा स्टेबल होगा, सोडियम प्लस में ज्यादा स्टेबल होगा आपके सोडियम +2 से। और यही तो आप पढ़ते हो, और आप एक्चुअली यू गिव व्हाट रीजन कि सोडियम प्लस बिकम्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट एक्चुअल में इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ आई, तो आपका ये केस निकल के आता है। डिफरेंस होता है आपका IN+1 और IN में, दैट इज मोर देन 17 EV, hence for that atom the lower oxidation number is more stable। अब अगर मैं, मेरे पास जो नेक्स्ट आता है इस केस में, कि अगर मेरे पास IEN+1 माइनस, रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, IEN, अगर डिफरेंस मेरा 11 EV से नीचे आ जाए, तब मेरे पास कोई भी एटम पड़ा हुआ है, उस पर्टिकुलर एटम का हाई ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा, हाई ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होगा। एंड अगेन दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, कि आप जब बोलते हो कि जो आपका मैग्नीशियम है वो आपका +2 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू योर मैग्नीशियम +1। एक मोर देन 17 EV, एक लेस देन 11 EV, ये बात आपको याद रहे। अगर वैल्यू, थर्ड केस, अगर आपका जो वैल्यू है डिफरेंस का, अगर वो 11 से लेकर, अगर वो 11 से लेकर आपका लाई करता है 17 के बीच में, तो आपका जो एलिमेंट्स होते हैं दे नॉर्मली बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट विच कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो आपका रेंज है ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर योर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। नॉर्मली आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यहां पर बात चलती है, लाइक क्रोमियम कैन शो +2, +3, +2, +5, ऐसे करके चलता है। मैंगनीज आल्सो कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम नॉर्मली आपका नोटिस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी पर सवाल सुनो, क्या सवाल आ सकता है। मेरे पास एक एटम है A, और इस एटम A का IE1 जो दे रखा है, IE1 दे रखा है आपको 200 किलो जूल पर मोल, और IE2 आपको दे रखा है इस केस में, IE2 इज गिवन एज 1100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको यहां बताना है कि ये जो आपका एटम A है, इट इज स्टेबल इन विच ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ। चलो, अच्छा एक और चीज, अब यहां पर आपको उसने क्या दे रखा है, उसने आपको दे रखा है IE1 IE2, मतलब पहले ये बताओ मेरे को आप कि which of the following oxidation number are possible
फॉर दिस ए एटम। एंड बस, क्योंकि उसने सिर्फ क्या दे रखा है, उसने सिर्फ मेंशन किया है I1 और I2, मतलब आपका जो ए एटम है या तो +1 में होगा या +2 में होगा। अगर वो बोलता I3 तब +3 आता, I4 4 आता। तो हेंस अब आपको बताना है एक्चुअल में कि जो आपका ए है वो ज्यादा स्टेबल किस में है, +1 में है या +2 में है। अब आप कैसे बताओगे? सबसे पहले जो मैंने रेंज दिखाई है वो रेंज किस में है, ये क्या है, इसमें है ये किलो जूल पर मोल में। तो क्या करोगे पहले आप ईवी में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाय व्हाट, पन्ना पलटो बस, 96.5। तो पहले तुम ये करो, चलो बताओ करो। ये गलती मत कर देना, करो 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 करो, एक माउंट चलेगा तुम लोग को। हाँ, कितना आंसर आया? 1 डिवाइड किया आपने 200/96.5, 1 माइनस किया आपने 1100/96.5। बहुत ही, अगर आप मान लो फोन भी नहीं करते इस्तेमाल तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 2 आएगा, जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। ये ऑलमोस्ट 2 के करीब आएगा, ये ऑलमोस्ट आपका 10 के करीब आ जाएगा। 10 - 2 ऑब्वियसली 8 है, विच इज 11। इसमें स्टेबल है। ये गलती मत करना कि सर ये 1100 है तो ज्यादा हो गया तो क्या करें, ये मत कर देना, ठीक है इसमें। तो आपका जो ए है दैट इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन नंबर। खत्म। चलो अब आते हैं हम लोग आई ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसने बोला? अगर मैं ये कहता 200, अगर मैं ये कहता 1100, अब अगर मैं ये कहता 5000, आप 200 दे सकते हो एनर्जी, 1100 फिर पॉसिबल है, 5000 कहां से लाओगे? तब तुम बोलते, ठीक है, 1000 तो नॉर्मल वैल्यू है, इट इज ओके, 5000 कहां से लाओगे? चलो अब अगला है, मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको बताना है कि N2, O2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी आई कंपेयर करो। तो कैसे करो बताओ, बताओ मेरे को। इनका आप कंपेयर करो आई, पहले एक बार खुद ट्राई करो और सोचो कि आप इनकी आई वैल्यू कंपेयर कैसे करोगे और किसकी ज्यादा है किसकी कम है। नाउ यू हैव एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल, बताओ, चलो करो, सोचो। सोच लेना मुझे, हाँ तो आंसर क्या है? हाँ कोई बात नहीं, बोलो आंसर। अरे देखो, एक तो जब आंसर देते हो ना, प्लीज एक चीज आंसर निकाल देगा कि आंसर गलत है सही है, बस आंसर देना, बस ध्यान में रखो। आंसर गलत है सही है वो मैं सही करूंगा ना, बोलो। अरे कंसेप्ट रॉन्ग भी हो जाएगा तो मैं वैसे बताऊंगा ना रमन जी, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, बताऊंगा मैं। बोलो, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि जब मुझे एक मॉलिक्यूल और एक एटम को कंपेयर करना है तो मैं किस बेस पे कंपेयर कर सकता हूँ?
हाँ कर सकते हो, वेरी गुड। एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है अबाउट योर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, लेकिन सोच अच्छी है, लेकिन ये सोच हमारी फेल कब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल एटम है नाइट्रोजन। सोच अच्छी थी इसमें, लेकिन मान लो अगर मैं सिर्फ कंपेयर करता N2O2 को, तब ये सोच ठीक थी। कंपेयर कर रहे हैं N2O2 N and O, N को कहां ब्रेक करोगे, ठीक है, तो वो सोच वहां पे रॉन्ग हो जाती है। और क्या सोच सकते हो, यही बोलो कि सोचो ऐसे, बोलो। हाँ रूपम, तुम्हें क्या लगता है कि क्या अप्लाई करें कि सर ये शायद काम कर जाएगा? पढ़ा है तुम लोगों ने, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं है, तुम लोगों ने देखा होगा। अभी बताओ ना आंसर, तुम लोग अरे सर क्या कर दिया आपने ऐसा। हाँ शाहीन तुम बोलो। मुस्कान क्या सोचते हो तुम, क्या क्या करेंगे इसमें? वेरी गुड, वो कंसेप्ट गलत हो चुका है। और क्या सोच सकते हैं हम लोग? क्या एंड में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? और हिंदू में केमिकल बॉन्डिंग याद आया कुछ? केमिकल बॉन्डिंग में N2 कहां पढ़ते हो? MOT में। MOT से क्या तुम ये कंपैरिजन करा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो? गुड। व्हाट इज एनेशन एनर्जी, क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, कि कितनी एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? ये बात चल रही है हमारी ना, हमारी बहस क्या चल रही है कि कितनी एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। चलो अब अगर मैं जब MOT बनाता हूं, ये N के लिए बना, ये आपका N2 के लिए है, ये आपका O2 के लिए है। ये साइड में क्या होता है, साइड में N होता है, इधर क्या होता है, O होता है। यहाँ पर क्या O नहीं, इधर भी N होता है, इधर O होता है, इधर O होता है। ऐसे ही बनाते हो? अच्छा, अब यहां पर N में 1 2 3, 1 2 3, O में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे भर दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भर दो। ये आपके नीचे वाले बॉन्डिंग है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। ये आपका पाई वाला है, ये आपका सिग्मा वाला है, ये आपका पास्टर वाला है, ये आपका सिग्मा स्टार वाला है। ये आपका क्या है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका पाई है, ये आपका पाई स्टार है, और ये आपका सिग्मा स्टार है। ये हम पढ़ते हैं कि अगर आपका जो MOT है इट इज डिफरेंट टिल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उसके बाद अलग होता है आपका MOT। ये हमने पढ़ा हुआ, तो बड़ी बात नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे इसको चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट इज एनर्जी एनर्जी, कि कितनी एनर्जी लगने वाली है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब यहां पर अगर मैं कंपेयर करता हूं, सपोज मैं सिर्फ कंपेयर करता हूं N2 और N को, इसको और इसको देखो जरा, ठीक है। मान लो ये आपकी टॉप सीलिंग है, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूं एक अलग कलर से। मान लो ये आपकी टॉप सीलिंग है जहां तक मुझे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, जहां पर मेरे को इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं N2 और N को, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाना है, ये N का है, और ये N2 का इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से ले जाना है मेरे को। अब बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लगेगी, सिग्मा वाले को कि सिंपल N वाले को? मिल गया आंसर मेरे को। मतलब N2 तो पक्का आपका ज्यादा होगा N से, सही बात है। अब यहां पर आ जाओ, ये O2, ये O का है और ये O2 का है, ये आपका O का है और ये आपका O2 का है, विच मीन्स अगेन O को ज्यादा लगने वाली है आपके ऊपर। कंपेयर हो गया, सिंपल दिख रहा अब तो? शाहीन ऑनलाइन इधर भी ठीक है? Yes, sir. ठीक है, फिर ये तो हमको मालूम है ना कि N और O में ज्यादा किसकी होती है, N और O में ज्यादा किसकी होती है, N की। अब आप क्या, यू कैन मेक अ ऑर्डर। अब देखो इक्वेशन 1 को, अरे अब देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो और 3 को देखो। क्या 1 2 3 को यूज करके नाउ कैन यू मेक अ ट्रेंड? यस, कैसे?
N2 फिर N फिर O फिर O2, खत्म, बन गया ट्रेंड। रूपम आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब यहां से मैं एक चीज जनरलाइज कर देता हूं। वो चीज जनरलाइज कैसी होती है, हम जरा उसको देख लेते हैं एक बार, कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब भी आप एमओटी बनाते हो, आपने एमएससी कर ली है, आप पढ़ते हो बॉन्डिंग, आप पढ़ते हो एंटी बॉन्डिंग, और आप पढ़ते हो एक और ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं उसको, नॉन बॉन्डिंग। आपके इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल्स में अवेलेबल हो सकते हैं, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, या नॉन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगती है नॉर्मली मेरा बीएमओ से, बीच में रहता है आपका एनबीएमओ, और लास्ट में रहता है मेरे पास एबीएमओ। ये ऑर्डर होता है आपके आयनाइजेशन एनर्जी का जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल की, एटम में नहीं होते हैं बीएमओ एंटीएमओ, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है ना। एक सिंगल एटम में यू ओनली हैव कॉन्फ़िगरेशंस। ये बात चल रही है जब मैं मॉलिक्यूल्स की कंपेरिजन कर रहा हूं मैं, तो उसमें हम देखते हैं किसी में बीएमओ होते हैं, किसी में एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और किसी में यू ऑल्सो हैव नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑल्सो, ठीक है। अब मुझे मान लो कंपैरिजन करना है किसका, N2 O2 NO and CO, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग को पता होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर मौजूद है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट की। अगर मैं N2 की बात करता हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग को इनके एमओटी आते हैं। एमओटी NO का आता है ना, पढ़ा होगा। 6 नीचे होंगे बॉन्डिंग में, एक होगा आपके 5 स्टार में। सीओ में क्या होता है, सीओ हैज अ डिफरेंट मॉडल, याद होगा कौन सा मॉडल बोलते हैं इसके अंदर, वेयर द होमो इज नॉन बॉन्डिंग, सीओ में। दोबारा कर रहा हूं, ऐसे मत लो, लेकिन अभी के लिए N2 में आपका इलेक्ट्रॉन जहां से मुझे निकालना है वो मौजूद है आपका बीएमओ में, दैट इज सिग्मा वाला होता है। O2 में निकालना है इलेक्ट्रॉन, जहां से निकलेगा वो कहां पर है, एबीएमओ में। और जो NO है जहां से इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है वो भी आपका एबीएमओ में है, पाई स्टार में है। और जो आपका CO है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पड़ा है नॉन बॉन्डिंग में, ठीक है। ये मतलब आपको तब आ जाएगा समझ में जब अगर आपको एमओटी इनके नॉर्मली पता है ना, क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं है इस केस में। तो अब मुझे आइडिया हो चुका है कि अगर मैं इस ट्रेंड को फॉलो करता हूं, सबसे ज्यादा N2 का हो जाएगा, फिर CO का होगा, तो आप लिख दो ऐसे N2 और फिर CO आपके आ जाएगा। हमारी बहस किसमें होने वाली है, हमारी बहस होगी कि सर O2 भी है NO भी है, तो O2 और NO में वी हैव बोथ ABMO, तो किस केस में आप देखोगे ज्यादा लगेगा आपका एनर्जी, यस, किस केस में ज्यादा लगने वाली है आपकी एनर्जी, O2 में। आंसर है एक्चुअली में O2 ही है आपके पास, ठीक है, देन NO। अब द आंसर इज आई नो, बट लॉजिक इज वो क्या है। जब आप बात करते हो NO की, तो आपका ऐसे पड़ा होता है NO, ये आपका मैं बता रहा हूं O2 है, ठीक है। NO में एक आपका पड़ा चुपचाप, O2 में कैसा है, ऐसा है, ऐसा ही है ना। N2 has only one single electron, N2 has only one single electron in the first star। O2 में कितने हैं, 2। O2 में कितने हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपके हाफ फील्ड हैं, नाउ दे कैन आल्सो एक्सचेंज विद ईच अदर, जिसे आप पढ़ते भी हो इन क्रोमियम एंड कॉपर, याद है ना, एक्सचेंज एनर्जी। ये बात आप क्रोमियम और कॉपर, why they are your exceptional configuration, because of more stable configuration, because of more exchange energy। O2 में क्या होता है, बिकॉज ये दोनों आपके हाफ फील्ड हैं, ये एक दूसरों से स्पिन एक्सचेंज या दे कैन एक्सचेंज ईच अदर इन द पोजीशन
इट्स कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, और जिसकी वजह से उस एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इट गिव्स यू स्टेबिलिटी। इसलिए, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये कहां जा रहा है, अकेला पड़ा हुआ है, ये किसके साथ ये कर रहे एक्सचेंज, तब खाली है। इसलिए O2 बिकॉज ऑफ हायर एक्सचेंज एनर्जी इट इज मोर स्टेबल देन NO। खत्म, ये भी आपका यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट केस। अब तुमसे पूछ रहा हूं मैं, मेरे पास CH4 है, मेरे पास अमोनिया है, मेरे पास H2O है, और मेरे पास HF। अब तुम बोलोगे सर वो तो ठीक है, NOCO तो ठीक है, आपको मालूम है इसका MOT, इनका MOT आता है, ये तो पढ़े नहीं होंगे, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसकी MOT की। जब इस सालों कर, वैसे इसके मैं MOT करवाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग नेट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नया है ठीक है, लेकिन जरूरी है। लेकिन विदाउट MOT अब मुझे सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कैसे करोगे वो देखते हैं। जब मैं इनके बनाता हूं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे बनेगा, मतलब इतना बेकार तो नहीं बनेगा, ठीक है, अमोनिया, पानी और HF। पहले केस में देयर इज नो लोन पेयर, यहां पर देखोगे आपके पास लोन पेयर कितने हैं, 0 है। यहां पर देखो लोन पेयर 1 है, यहां पर लोन पेयर 2 है, और यहां पर लोन पेयर 3। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं, ये बात जरा सुनो ध्यान से, CH4 है, सारे बॉन्ड कर हो चुके हैं, ये बात तो बहुत कॉमन सी है, अगर बॉन्ड बने हैं तो मेरे पास ऑर्बिटल कौन से बने होंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके जितने भी लोन पेयर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो लोन पेयर कहां होता है मौजूद, इट इज ऑलवेज इन नॉन बॉन्डिंग। पानी के लोन पेयर, ये भी आपने सुना होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वाटर जो है, वाटर इज विच टाइप ऑफ लिगेंड, मोनो की बाय, क्या होता है, पानी किस तरह का लिगेंड होता है, मोनो या बाय, कैसा होता है, क्या वो लोन पेयर एक देगा, क्या वो लोन पेयर दोनों देगा, एक देगा, क्यों एक देगा, नेगेटिव होता है। हाँ रूपम, तुमने पढ़ा होगा ये सब, क्या बात कर रहे हो यार, इसमें नहीं पढ़ाया उन्होंने। पानी, पहला सवाल ये उठता है कि सर मान लो, या फ्लोरीन ऑल्सो, इन केस ऑफ फ्लोरीन ऑल्सो, सर मान लो कि वहां पर 2 लोन पेयर है, वहां पर लोन पेयर 3 है, तो सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या ये आएगा कि दोनों लोन पेयर इन द केस ऑफ वाटर एंड 3 लोन पेयर इन द केस ऑफ HF, क्या वो इक्विवेलेंट है, क्या वो इक्विवेलेंट है, which means all the lone pairs वो जिस भी ऑर्बिटल में मौजूद है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या इक्वल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, आंसर आप मिलता है कि ना पानी में ना HF में आपके लोन पेयर होते हैं इक्विवेलेंट। फर्स्ट देखते हैं पानी, आप वाटर को यू से इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, वो एक बारी में हमेशा एक ही लोन पेयर देता है, दूसरा पेयर नहीं देता, बिकॉज दूसरा पेयर की जो एनर्जी होती है वो नीचे होती है। मेरे पास 2 केस हैं, ये एक ये, आपका लोन पेयर जहां मौजूद है वाटर का, एक यहां मौजूद है, एक यहां मौजूद है, जो लोन पेयर निकलेगा वो डोनेशन को यहां से निकलेगा, एनर्जी हाई ऑफ कोर्स अनस्टेबल आता है, यहां से नहीं निकलने वाला। सेम HF का होता है, HF भी आपको लोन पेयर एक देता है, और उसमें कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये ऐसे और ऐसे, 2 ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग बहुत नीचे होता है, एक मतलब पास में नहीं होते, एक नीचे होता है आपका। तो
पहली चीज, ये सब जो लोन पेयर्स हैं दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अच्छा, और दूसरी चीज, जो आपके लोन पेयर होते हैं ये आपके नॉन बॉन्डिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं। लोन पेयर जो हैं वो लोन पेयर क्यों है? लोन पेयर का मतलब क्या है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते तो वो किस में होते? या तो होते बॉन्डिंग में या होते एंटी बॉन्डिंग में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जो आपका बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसे मैम बनता है? कैसे हो? हाँ बोलो। क्लास जो आपका बॉन्ड बनता है, आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो? बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो? इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2। इसलिए वहां पर नॉन बॉन्डिंग का कोई रूल ही नहीं आता है, इसलिए आपके लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग में होते हैं मौजूद। ठीक, ये कहानी समझती है। अच्छा, अब ये तो देखो, ये तो बहुत सिंपल है कि इसके सारे बॉन्ड जो हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है मेरे को सिग्मा बॉन्ड है आपके, विच मींस इसमें जो आपके जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहाँ पर वो सब आपके होंगे बॉन्डिंग में, इसमें होंगे बीएमओ में, इजी होंगे मतलब। बीएमओ नॉन बॉन्डिंग एबीएमओ, बीएमओ एंटी नॉन बॉन्डिंग एबीएमओ। तो मुझे मालूम है CH4 है, 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, काम खत्म हो गया। और ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो सबसे ज्यादा आंख बंद करके बोल सकते हो कि सर CH4 का होने वाला है। लेकिन हमारी बहस यहां पर नहीं है, हमारी बात इन तीनों में है कि सर लोन पेयर इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, और सब लोन पेयर कहां मौजूद है? नॉन बॉन्डिंग में। अब आप कैसे बताओगे? अब बताओगे आप यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यूजिंग योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे कैसे करेंगे इसको? मान लो अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं क्लास में, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, तुम यहां बैठे रहोगे, सुनोगे, एक क्लास लगाओगे, 2 क्लास लगाओगे, फिर अगले हफ्ते आओगे, फीस भरोगे, फिर मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, फीस आ गई अब तो। लेकिन आओगे, अगर मैं यही चीज बोल दूं कि मैं बेकार पढ़ाता हूं, 4 क्लास लगाओगे फिर छोड़ दोगे, ऐसी होगा। फ्लोरीन क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या करता है वो? लोन पेयर अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। अगर मैं कंपेयर करूं तीनों को, इफ आई कंपेयर ऑल थ्री, तो फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो अब मिल गया आंसर आपको। तो HF, और अगर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर खींच रखेगा तो मुश्किल से ही जाएगा ऊपर, तो मुश्किल से आप उसको निकाल पाओगे, आगे ना। अब मिल गया आंसर बस, HF, पानी और अमोनिया। सिंपल था, सो सिंपल। बताओ, अगर तुम्हें समझ में आ चुका है तो फटाफट से मुझे बताओ इसका ऑर्डर। SiH4 फॉस्फीन H2S HCl। बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा आपका I वैल्यू का? इसमें ऑर्डर क्या होगा आपके I वैल्यू, बताओ। कैसे होगा? हाँ ऐसे ही होगा, और क्या। IS आपका ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। ठीक है, मिल गया आंसर। इजी था, मतलब अलग था, लेकिन चलो इंटरेस्टिंग है। अगर पूछूं मैं कि बताओ PH3 और PF3 में विच हैज हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्या बोलोगे बताओ? सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, किसका होगा बताओ रूपम? PF3 का। चलो सिंपल है, PF3 का आपके पास हो जाएगा ज्यादा। मान लो मेरे पास एक एटम X है
और दे रखी हैं इनकी आई वैल्यूज, I1 I2 दे रखा है आपको। I1 आपके पास 5 है, I2 आपके पास 11 है, फिर आपके पास 14 है, फिर 500 है, अरे 50 है, 50 हो गया। तो बताओ इसमें इस X में कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अलग ही नींद में रहता है। रुको क्वेश्चन रिपीट करूं। एक एलिमेंट X है having 4 I values, I1 I2 I3 I4। आपको बताना है कि इस X एलिमेंट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आंसर क्यों? अब 3 सर। 3। गुड गुड इंद्रप्रीत। चलो अब हमें यहां से, ओ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से, बहुत मजा आएगा इसमें, अलग है, कुछ नया है। मेरे पास मान लो 3 टर्म्स है मेरे पास, IE EA एंड EGE। सब हमने पढ़ रखा है, अब चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। ये हम जो कर रहे हैं ये है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, जो हम पढ़ रहे हैं यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा यहां से पूछेगा आपसे, ठीक है। आई क्या होता है मालूम है मेरे को? आई आपकी जो वैल्यू होती है इट इज पॉजिटिव। एनर्जी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। व्हाट इज EA? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज EGE? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों सेम होती है। डेफिनेशन पूछते हो मेरे से तो डेफिनेशन भी मतलब अगर पूछो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें आप ये बोल सकते हो कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, दैट इज सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज EG? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, ठीक है एक ही काम है, बस उसमें मैंने बोल दिया एनर्जी के बारे में, यहां मैंने एनर्जी के बारे में नहीं बोला है कुछ। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो, जब आप कंपेयर करते हो एक्चुअल में EGE जो होता है आपका, EGE इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। लेकिन जब भी हम लोग जो निकालते हैं वैल्यूज वो निकालते हैं एट 0 टेम्परेचर, ठीक है। तभी मैंने कहा था तुम लोग को उस दिन कि EGE और EA जो होते हैं दे आर डिफरेंट इन साइंस बट हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअल में आपका एट T इज इक्वल टू 0 आपका जो EGE होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA। ये बात हमने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। और नॉर्मली आप क्या देखते हो किसी भी रिएक्शन में, -350 -332, दे आर योर EGE वैल्यूज, दे आर योर EGE वैल्यूज बेसिकली, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, हमारा काम ये नहीं है। अब ये सुनो ध्यान से, मेरे पास एक एटम A है और आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, और क्या बन गया? A प्लस बन गया इसमें, ठीक है, A प्लस बन गया। दिस इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मैं इसको A प्लस की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं A प्लस की बात करूं किस टर्म्स में? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की टर्म्स में। मतलब अब मैं क्या करूं, मैं इसी A प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, A बन जाएगा। तो यहां पे क्या निकलेगा? EGE। तो ये जो I वैल्यू है, ये जो EG वैल्यू है, ये दोनों क्या होंगी? बोथ विल बी इक्वल बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। हाँ तो ये तो बोला मैंने, साइन अब ऑफकोर्स अलग होगा ना, एक में एनर्जी इज रिलीज, एक में एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये बात भी, एंड I इज इक्वल टू EA, ठीक है। ये आपके पास निकल गया रिलेशन, क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से एक सवाल, मेरे पास एक एटम A है, एक एटम A है और उस एटम A का आपको 3 वैल्यूज गिवन है। कौन कौन सी? आपको गिवन है EA, आपको गिवन है IE
और आपको गिवन है ईजीई, ठीक है, आपको गिवन है ईजीई, एक एटम ए है, आपको ईए आई ईजीई बनाना, आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशन सही है। फर्स्ट रिलेशन क्या है, क्या ये आपका सही है, आई इज इक्वल टू ई ए, क्या ये सही है, आई इज इक्वल टू माइनस ई जी ई, या आपका ये सही है, आई ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू माइनस ई जी ई, या ऑल। हाँ शाहीन, अरे सवाल पहले देखो, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस सवाल को दोबारा पढ़ो और फिर जवाब दो। अपने जवाब दिया ना, दोबारा सवाल को पढ़ो, दोबारा ऑप्शन देखो और फिर आंसर दो मेरे को एक बार। जो हैबिट है तुम लोग की ना कि बस आंसर पढ़ा नहीं, फटाफट आंसर बोल दिया, ये हैबिट से निकल दो इसको। एमसीएम डीएवी सबसे बाहर निकल चुके हो ना, वन से भी निकाल दो अपना। रूपम पढ़ो, सवाल सुनो ध्यान से, मैं सवाल बोलूंगा हिंदी में और आराम से बोलूंगा, करेक्ट। मेरे पास एक एटम ए है, उस एटम ए की मुझे दे रखी है वैल्यूज 3, आई ई ए एंड ई जी। उस एटम ए की दे रखी है 3 वैल्यूज, आई ई ए ई जी ई। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं पढ़ाती, नहीं हम। अब दोबारा चेक करो आंसर क्या है। मुस्कान, रूपम, बी। थोड़ा एक बार सवाल को दोबारा देखो, ध्यान से देखो, और जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसको एक बार देखो, और जो मैं नीचे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको देखो एक बार। हाँ शाइन बोलो, शाइन को आ गया, यस शाइन। हाँ सी, सी। मुस्कान, रमनजीत, हाँ सर ऑल। ए। जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दैट इज आई ई, क्या बनेगा, ए प्लस। अब मैं ए में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं, क्या बनेगा, ए नेगेटिव। ये क्या होगा, ई ए या इक्वल टू माइनस ई जी, एक ही बात है, यही होगा। तो क्या ये वैल्यू जिसमें तुम ए प्लस बना रहे हो, और ये वैल्यू जिसमें क्या बन रहा है, ए नेगेटिव, ये सेम है? क्यों आप क्यों बोल रहे सेम नहीं है? बी है, बी कैसे करता है, मैं भी सुनूं। यहां पर क्या बन रहा है, मैं ए प्लस से जा रहा था वापस ए में, दैट वाज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर मैं ए से जा रहा हूं ए नेगेटिव में, ये तो अलग है ना उससे। अगर मैं यहां से यहां जाता, तब मैं कहता कि ये आई जो है ये आपके बराबर है इसके, वो अलग है, ये अलग है, कोई भी ऑप्शन नहीं इसमें, ना ये है ना ये है, ये तो कतई नहीं है। आई अलग है, इसमें अगर ऑप्शन आता तो वो होता ई जी ई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ई ए, बस वो होता अगर ऑप्शन होता। समझ आया? ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये भी हमको समझ में आ चुका है। अब चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, ठीक है, चैप्टर फ्रॉम माय साइड इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास सर भी आएंगे, वो सर क्लास लेंगे तुम्हारी, ठीक है, चलो।